हेलो एंड वेलकम टू अचीवर्स हाइव डियर लर्नर्स ऑफ इग्नू एमए साइकोलॉजी। फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट्स के लिए सेकंड पेपर यानी एमपीसी 002 के इजी नोट्स का एक्सप्लेनेशन चल रहा है। ये है फोर्थ वीडियो जिसमें आज हम कुछ थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट को कवर करेंगे। सो फार आपने 16 टॉपिक्स कवर कर लिए हैं प्रीवियस 3 वीडियोज़ में, जिसमें अर्ली चाइल्डहुड लेटेस्ट था जो आपने लास्ट पढ़ा, इन्फेंसी उससे पहले आपने कवर किया था, और ये जो तो पोर्शन है ये भी आप कवर कर चुके हैं। इंडेक्स पर अभी हम हैं फिलहाल, और आज जो हम कवर करेंगे विच इज़ मेजर थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट, ये एक सेक्शन मैंने अलग से बनाया है। मैंने आपको बता चुकी हूँ ये बात कि हमारा जो इंडेक्स है ना वो आपके बुक के जो सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग चल रहा है। तो कुछ थ्योरीज हैं डेवलपमेंट की। पियाजे की थ्योरी है, बहुत इंपॉर्टेंट है। मॉरल डेवलपमेंट, कॉग्निटिव डेवलपमेंट, कोलबर्ग, और जो भी है यहाँ पे आपके सामने। इसे हम डिवाइड कर रहे हैं 2 पार्ट्स में, क्योंकि थ्योरीज हैं, जल्दबाजी भी नहीं कर सकते, और एक वीडियो में सबको कवर करने से एक तो वीडियो भी बहुत लेंदी हो जाएगा, मैं तो थक ही जाऊंगी। ऑफ कोर्स आपको पता है कि मैं किस थ्रोट कंडीशन में वीडियोस बना रही हूँ, जैसे भी चल रहा है काम। और सबसे बड़ी बात कि आप भी बोर हो जाएंगे। हो सकता है 1 2 3 समझने के बाद आपकी समझ में भी आना बंद हो जाए एक संग सारा कुछ। तो इसीलिए बेहतर यही लगा मुझे कि हम इन 3 को आज के वीडियो में कवर करेंगे फोर्थ पार्ट में, और ये जो नेक्स्ट 3 है हमारे पास इन्हें हम कवर करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आज तो पियाजे के ही कॉन्सेप्ट चलने वाले हैं, कॉग्निटिव डेवलपमेंट और मॉरल डेवलपमेंट। आ जाते हैं पेज नंबर जहाँ हमें पहुँचना है, हमें शुरुआत करनी है। ये सब तो आपने कवर कर लिया था, ग्रॉस मोटर, फाइन मोटर, ये लास्ट टॉपिक था हमारा लास्ट वीडियो का। चलिए इधर से हमें शुरुआत करनी है मेजर थ्योरीज ऑफ डेवलपमेंट। कोई ना कोई थ्योरी आएगी एग्जामिनेशन में 100%, तो मान के चलिए ये वीडियो और नेक्स्ट वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, बिल्कुल भी इसमें कुछ भी मिस नहीं करना है। पियाजे की जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट की स्टेजेस हैं, जिसके बारे में आपने प्रीवियस में एक जिक्र भी देखा था, मैंने आपको जब एक्सप्लेन किया था तो वहाँ पर एक ही स्टेज के बारे में बात हुई थी। तो जो भी स्टेजेस चलेंगी वहाँ पे इनका कंट्रीब्यूशन, इनका वर्क, उसका जिक्र तो होगा ही होगा। इसीलिए इसको यहाँ समझ के आगे बढ़ना ही ज़्यादा बेहतर है। वहाँ तो इंट्रोडक्शन ही था, ज़्यादा था नहीं, लेकिन जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे इनकी थ्योरी का जिक्र हर जगह पे आएगा ही। कौन थे जीन पियाजे? एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने सबसे ज़्यादा इन्फ्लुएंशियल थ्योरी डिराइव की है, विच इज़ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। उनका ये मानना था कि जो बच्चे होते हैं ना वो नॉलेज को एक्टिवली कंस्ट्रक्ट करते हैं कब? जब वो अपने एनवायरनमेंट से इंटरेक्ट करते हैं। उनका ये मानना था कि बच्चों के अंदर सोचने समझने की बहुत अच्छी कैपेसिटी होती है, वो चीज़ों को एनालाइज कर सकते हैं, यानी उनकी मेंटल स्ट्रेंथ बहुत हाई होती है। पर वो वर्किंग में कैसे आती है, उसके अंदर कौन कौन सी छोटी छोटी बातें होती हैं जो उसको मिलकर एक शेप देती हैं, ये सब समझने की कोशिश उन्होंने की थी कि कैसे कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है डिफरेंट स्टेजेस में। उनका ये भी मानना था कि जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट है वो हर स्टेज में अलग अलग तरीके से होता है। हम ये समझते हैं कि एक बच्चा पढ़ रहा है तो आज भी सीख रहा है, कल भी सीख रहा है, परसों पढ़ेगा तो सीखेगा। एक नॉर्मली हम उसको देखते हैं। इन्होंने उसको पार्ट्स में डिवाइड करा, ब्रेक करा, और ये बताया कि जब बच्चा इनिशियल अपने स्टेजेस में सीख रहा है, अब स्टेजेस के नाम आप ऑलरेडी जानते हैं, अगर प्रीनेटल स्टेज के बाद इन्फेंसी में है तब सीख रहा है, या आगे चाइल्डहुड में सीख रहा है उसके बाद, तो उसके सीखने में क्या वेरिएशन है, कैसे, नॉट जस्ट सीखने की बात नहीं है यहाँ पे, हर एक एक्शन की बात होगी जो कॉग्निटिव डेवलपमेंट का पार्ट बनता है। अकॉर्डिंग टू पियाजे, डेवलपमेंट इज ड्रिवन बाय द प्रोसेस ऑफ एसिमिलेशन, यानी इंटीग्रेटिंग न्यू इन्फॉर्मेशन इनटू एग्जिस्टिंग स्कीमाज एंड अकोमोडेशन, ऑल्टरिंग स्कीमाज टू फिट न्यू इन्फॉर्मेशन। वाइसी वर्सा, दोनों चीज़ों का ऑपोजिट है, यानी जो चीज़ें प्रेजेंट में एग्जिस्ट करती हैं उनसे नई इन्फॉर्मेशन डिराइव करना, और जो नई इन्फॉर्मेशन है उसको प्रेजेंट सिचुएशन से रिलेट कर पाना, ये ही इक्विलिब्रियम में लेकर आता है। यानी दोनों हमारी स्टेजेस का सामंजस्य बैठता है। हम एक तरफा चल के नहीं चल सकते, हम एक तरफा सोच के नहीं चल सकते। हम कोई भी काम करते हैं तो उसका रिवर्स मेथड भी हमें समझ में आना चाहिए, और तभी हमारे उस सोचने समझने के प्रोसेस को कंप्लीट माना जाता है। तो इन सब बातों की वो बात करते हैं। अब आप एक बार यहाँ पे क्विकली देख लीजिए स्टेजेस ऑफ कॉग्निटिव डेवलपमेंट। ये हैं जीन पियाजे के अकॉर्डिंग डेवलपमेंटल स्टेजेस। सबसे पहली वो कहते हैं सेंसरी मोटर, ये बिल्कुल बिगिनिंग में हो गई थी जो बर्थ से 2 ईयर का था। वहाँ पे वो ये कहते हैं कि बच्चा अपने जो सेंस ऑर्गन्स होते हैं और जो एक्शंस हैं उनके थ्रू वर्ल्ड को अंडरस्टैंड कर रहा होता है। वहाँ पे बच्चे के समझने का जो तरीका होता है, वैसे भी देखिए सेंसरी मोटर मतलब सेंस ऑर्गन्स और मोटर एक्शंस, 2 चीज़ें चलेंगी, दोनों से ही बर्थ से 2 ईयर्स के बीच में उसकी कॉग्निटिव डेवलपमेंट में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश होता है। फिर आता है प्री ऑपरेशनल, यानी कुछ ऑपरेट करने से पहले की कंडीशन। यहाँ पे 2 से 7 ईयर्स का टाइम ये मानते हैं, 2 से 6 भी आपको देखने को मिलेगा कई जगह पर, विच इज़ कम्प्लीटली ओके। वेरिएशन रहता है मंथ्स का, ईयर्स का, आगे पीछे थोड़ा बहुत होता है। अंडरस्टैंड वर्ल्ड थ्रू लैंग्वेज एंड मेंटल इमेजेस, इस वक्त पे बच्चा अपना, उसकी भाषा का विकास हो चुका होता है, वो अपनी लैंग्वेज के थ्रू अपनी बात को कह पाता है, समझ भी पाता है,
और उसके माइंड में इमेजेस भी बनती हैं, जो वो सुन रहा है, बोल रहा है, उसको वो पिक्चराइज भी कर सकता है। ये उसकी प्री ऑपरेशनल स्टेज होती है। उसके बाद ये कहते हैं कि कॉन्क्रीट ऑपरेशनल आती है, जिसमें बच्चा एडोलेसेंट में जाने से पहले वाले फेज तक का जो टाइम होता है, वहाँ पे अपनी लॉजिकल थिंकिंग को इंक्रीज़ करने लगता है और लॉजिक्स भी लगाता है, अंडरस्टैंड भी करता है, उनको रिप्लाई भी कर पाता है उन सिचुएशंस का। तो ये वो होती है जहाँ पे कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज आ जाती है। इसके बाद फॉर्मल ऑपरेशनल आती है। फॉर्मल वर्ड से भी आप याद रख सकते हैं, जब बच्चा प्यूबर्टी गेन कर लेता है, उसके बाद वो बच्चा तो रह नहीं जाता, वो फिर हो जाता है एडोलेसेंट। तो जो एडोलेसेंट है वो अंडरस्टैंड करता है वर्ड को थ्रू हाइपोथेटिकल थिंकिंग एंड साइंटिफिक रीजनिंग। बहुत लॉजिकल वे में और भी बेहतर तरीके से वो चीज़ों को समझ पाता है, फॉर्मल वे में समझ पाता है। तो ये कॉग्निटिव डेवलपमेंट 4 स्टेजेस में इस तरह से होता है। इन्हीं स्टेजेस को आपको एक्सप्लेन करना होगा जब आपके एग्जामिनेशन में आपसे पूछा जाएगा। अब इस तरीके का फ्लो चार्ट आप बना सकते हैं। ये पिक्चर्स नहीं बना पाएंगे, ऑफ कोर्स आप मत बनाइए। आप यहाँ पे पिक्चर्स को हटा के इस तरीके से भी लिखते हैं। थोड़ा एक तो आपकी आंसर कॉपी में स्पेस कवर होता है और इवैल्यूएटर के सामने टू द पॉइंट चीज़ें आ जाती हैं। मैं भी एक टीचर हूँ, तो जब मेरे भी सामने कोई आंसर कॉपी आएगी तो ऑब्वियसली मैं आपको अपने परसेप्शन से बता रही हूँ, अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ कि मेरे सामने भी अगर कोई कॉपी आएगी तो मुझे जब चीज़ें बहुत सॉर्टेड सी दिखेंगी तो वो मेरे लिए ईजी होगा अंडरस्टैंड करना। क्योंकि जब एग्जामिनर कॉपी चेक करते हैं ना, तो आपको भी ये बात शायद पता ही होगी कि वर्ड टू वर्ड चेक नहीं करते हैं कि ये एक वर्ड क्या है, स्पेलिंग कैसे, कोई भी टीचर चेक नहीं करता है। आप जितना क्लैरिटी से, जितने बेस्ट प्रेजेंटेशन से एग्जामिनर को अपने आंसर की तरफ अट्रैक्ट करने की योग्यता रखेंगे ना, मान के चलिए उतने ही अच्छे मार्क्स आपको मिलेंगे। जो अच्छे मार्क्स अब आने शुरू हुए हैं ना, एमएपीसी में बच्चों के बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स आ रहे हैं, आप लोग बताते हैं, तो वो यही हो रहा है क्योंकि आप लोग इस चीज़ को फॉलो करने लगे हैं कि फ्लो चार्ट के थ्रू आंसर्स लिखना, अपने प्रेजेंटेशन पे ध्यान देना। कंटेंट तो आप पढ़ के सभी जाते हैं, मगर फिर वहाँ प्रेजेंटेशन बदल जाती है, इसीलिए मार्किंग भी बदल जाती है। तो खैर, यहाँ पे एक टिप हो गई इंपॉर्टेंट आपके लिए। तो ये हमारा जो फ्लो चार्ट है, इस तरीके से आप यूज़ कर सकते हैं। कुछ और क्रिएटिविटी आप करना चाहते हैं, कोई और कॉन्सेप्ट को बढ़ाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, लेकिन पहले समझ भी लें। कॉन्सेप्ट तो बाद में बढ़ाएंगे आप। अब हम इन चारों स्टेजेस को एक एक करके लिखेंगे। बड़ी ही प्यारी, बड़ी सिंपल सी स्टेजेस हैं, आराम से आपको समझ में आएंगी। इनमें से 2 स्टेजेस को आप पढ़ के आ चुके हैं, एक तो अच्छी बात यह है, लेकिन वहाँ पर हमने इसका जिक्र किया था। मैंने कहा भी था कि जब जीन प्याजी का टॉपिक आएगा तब वहाँ डिटेल में बात करेंगे। अब एक साथ सब समझ लिए ना, तो जो बची हुई 2 हैं, 3rd और 4th, वो आगे टॉपिक आएंगे, वहाँ पे भी आपको ऐसा लगेगा हम ये तो पढ़ चुके हैं, तो जल्दी जल्दी हो जाएगा। इस स्टेज में इन्फेंट्स अंडरस्टैंड द वर्ल्ड थ्रू देयर सेंसेस एंड एक्शंस। टच करके, देख के, सुन के, यही तो कर सकते हैं इन्फेंट्स। और आप क्या उम्मीद कर रहे हैं उनसे, वो और क्या करेंगे, और तो कुछ कर नहीं सकते। अ मेजर अचीवमेंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। इसको मैं आपको समझा दूं, अगर कभी 3 मार्कर में आ गया, और 3 मार्कर छोड़िए कभी भी आ गया, तो आपको पता तो होना चाहिए ऐसी टर्मिनोलॉजीज जो यहाँ पर आएंगी और आपको शायद आगे पीछे फिर ना भी मिले उतना ज़्यादा। ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट बड़ा ही सिंपल है, बड़ा ही अच्छा है। अबाउट 8 मंथ्स का होने पर, अब अबाउट कह दिया ना, तो मतलब 7 पे भी ये चीज़ एप्लीकेबल हो सकती है, 9 मंथ्स 10th मंथ्स तक भी जा सकती है। ऑब्जेक्ट परमानेंस जैसे किसका नाम है कि किसी भी ऑब्जेक्ट के परमानेंट होने या ना होने का डिफ्रेंसिएशन इस एज तक आते आते बच्चा कर पाता है। अबाउट 8 मंथ्स यानी 7 to 9, उससे पहले बच्चे के सामने अगर कोई भी चीज़ है तो और वो हटा भी दी जाए उसके सामने से, तो उसको पता नहीं चलेगा, वो नहीं आइडेंटिफाई कर पाएगा कि वो चीज़ कहाँ गई, वो ढूंढने की कोशिश नहीं करेगा। लेकिन जैसे ही बच्चा 8-9 महीने तक का होता है, अब वो चीज़ उसके सामने नहीं है, अगर उसके सामने पहले कोई चीज़ रखी गई और फिर नहीं है, तो ऐसे में बच्चा क्या करता है, उस चीज़ को ढूंढने लगता है। आप सबसे सिंपल एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, मोबाइल फ़ोन। इससे पहले की एज में अगर बच्चे के पास फ़ोन है ना, वो चिल्लाएगा नहीं अगर आपने उससे फ़ोन लेके हटा दिया, क्योंकि मैं तो देख रही हूँ 6-7-8 महीने के बच्चे भी फ़ोन चला रहे हैं आजकल। इसीलिए मैंने ऐसे एग्जाम्पल यहाँ दे दिया आपको। तो अगर उस मोबाइल या कोई भी और चीज़ है, कोई टॉय है उसका, उसके पास नहीं है तो इट्स ओके, वो जो उसके सामने है वही उसकी दुनिया है। लेकिन अगर बच्चा 8-9 महीने का हो गया, फिर उसके सामने से आप मोबाइल हटा के देखिए, वो उसको ही ढूंढ के पहले निकालेगा, वही उसका टास्क हो जाएगा। एंड नॉट जस्ट मोबाइल, ये कुछ किसी भी चीज़ में हो सकता है जिसमें उसको इंटरेस्ट आ रहा है। कोई टॉय हो सकता है उसका फेवरेट, टॉय ही होते हैं मेजरली। अच्छा, ये जो ऑब्जेक्ट परमानेंस का कॉन्सेप्ट है, ये निकला था ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी के थ्रू। ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी बड़ी इंटरेस्टिंग है, वही चीज़ें जो मैं बता रही हूँ। इसमें किया क्या गया कि एक 8 महीने के बच्चे के साथ में एक्सपेरिमेंट किया गया, जिसमें ये देखा गया कि जब बच्चे के सामने जो चीज़ थी वो बॉल थी, बॉल से बच्चा को खिलाया जा रहा था। फिर जब वो ब्लैंकेट में छुपा दी गई तो बच्चे ने उसे ढूंढने की कोशिश नहीं की। लेकिन जब उससे थोड़े से बड़े बच्चे के साथ एक्सपेरिमेंट किया गया, इनिशियली ये 8 मंथ से बिलो पे किया गया था, लेटर इसको 8 मंथ से अबव पे किया गया,
तो बच्चे के सामने जैसे ही बॉल छुपा दी गई ब्लैंकेट में, वो ढूंढने के लिए परेशान होने लगा कि कहाँ है कहाँ है। तो यहीं से कॉन्सेप्ट आया ऑब्जेक्ट परमानेंस का, ब्लैंकेट एंड बॉल स्टडी से। तो यही है वो कॉन्सेप्ट कि ये जो फेज़ है ना, ये हमें इसी स्टेज में देखने को मिलेगा। इसके बाद तो ये जो है ऑब्जेक्ट परमानेंस का वो कॉन्सेप्ट समझ चुके होते हैं, उन्हें पता होता है कि जो चीज़ सामने है वो है, लेकिन जो वो सामने नहीं है तो भी वो है। ये बात इनको यहाँ पे आके समझ में आ जाती है। लेकिन सेंसरी मोटर में उनको लगता है कि ऑब्जेक्ट परमानेंस नहीं होगा, बट बिलो 8 मंथ्स होता है। 8 मंथ्स ऑनवर्ड ये अचीवमेंट हो जाता है। लिखा है ना कि अ मेजर अचीवमेंट इज़ द डेवलपमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट परमानेंस। तो अब मान के चलिए जब बच्चा दुनिया में आता है, उससे 8 मंथ्स तक तो वो इस ऑब्जेक्ट परमानेंस के कॉन्सेप्ट से अछूता रहता है, बट उसके बाद और टिल लाइफ टाइम वो ऑब्जेक्ट परमानेंस को अचीव कर चुका होता है। फाइन, आगे बढ़ते हैं। They also begin to understand cause and effect relationship and develop early symbolic thought. Cause and effect को बहुत ही डिटेलिंग में तो नहीं समझते सेंसरी मोटर स्टेज में, पर हाँ वो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन उनके माइंड में आने लगता है। जैसे कि बच्चे को समझ में आने लगता है, ये 2 ईयर्स की एज के आसपास की बात हो रही है, कि अगर मैंने ये चीज़ गिरा दी तो मम्मी डांटेंगी। छोटे मोटे कि जो मैं कर रहा हूँ उसका क्या इफेक्ट हो सकता है, छोटे मोटे लेवल पर बच्चे को अपने लेवल पर उसी की दुनिया क्या सराउंडिंग में कॉज एंड इफेक्ट रिलेशनशिप समझ में आने लगता है। फाइन, तो सेंसरी मोटर स्टेज आपको समझ में आ गई। यहाँ पे किस तरीके से बच्चा अपने सेंस ऑर्गन्स से और अपने छोटे मोटे जो उसके मोटर एक्शंस हैं उनके कॉम्बिनेशन से चीज़ों को परफॉर्म करता है, मतलब उनमें अपना दिमाग का इस्तेमाल करता है, तो वही उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ। उस तरह से उसका कॉग्निटिव डेवलपमेंट हुआ। आगे बढ़ते हैं प्री ऑपरेशनल स्टेज। इसकी तो बात हम लास्ट वीडियो में करके आए हैं, लेकिन फिर भी कर लेते हैं। प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी किसी ऑपरेशन के पहले का स्टेज, शुरुआत का स्टेज। अब ऑपरेशन यानी देखिए 7 ऑनवर्ड्स बच्चा एक अच्छा समझदार बच्चा हो जाता है, बट 6-7 ईयर्स तक जो बच्चा होता है वो बहुत छोटा होता है, काफ़ी छोटा होता है। स्कूल भी जाता है तो गलतियां कर रहा है, डांट खा रहा है, कभी प्यार उसको मिल रहा है, केयर, जिस तरह सब चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है। लेकिन 7 ऑनवर्ड्स बच्चा थोड़ा सा समझदार माना जाता है और बहुत सारी चीज़ों के लिए वो इंडिपेंडेंट हो चुका होता है, मगर इसमें ऐसा नहीं होता है, इसीलिए इसको प्री में नाम दिया जा रहा है। अच्छा, मैंने आपको कंजर्वेशन ये एक्सप्लेन किया था। चिल्ड्रन बिगिन टू यूज़ लैंग्वेज एंड सिम्बल्स बट थिंक इन ईगोसेंट्रिक एंड इंट्रूटिव वेज। ये मैंने आपको समझाया था कि बच्चों को लगता है कि जो है उनके आसपास की ही दुनिया में है, और वो काफ़ी सारे मेंटल एक्शंस को परफॉर्म करने में लैक भी करते हैं। यहाँ पे रटाफिकेशन ज़्यादा होता है, अटेंशन भी होल्ड करने की कोशिश की जाती है, मेमोराइज़ करने की बच्चे कोशिश करते हैं। और ये जो कॉन्सेप्ट है कंजर्वेशन, रिवर्सिबिलिटी एंड लॉजिकल रीजनिंग। रिवर्सिबिलिटी का क्या मतलब हुआ कि हम जिस तरह से गए उस तरह से लौटे, ये उनके समझ में नहीं आता उस टाइम पर। मतलब वो किसी चीज़ को एक तरफा करना जानते हैं, उसका रिवर्स भी पॉसिबल है, ये अगली स्टेज तक आके आएगा। एंड लॉजिकल रीजनिंग ऑफ कोर्स, उनके अंदर उतनी लॉजिकल रीजनिंग जो बहुत अच्छे से डेवलप नहीं होती है, लेकिन हाँ काफ़ी हद तक वो अपनी जिज्ञासा की वजह से कुछ क्वेश्चंस तो पूछते हैं। ठीक है, अगली स्टेज आती है कॉन्क्रीट ऑपरेशनल। ये 7 से 11 ईयर्स होती है। यहाँ पर हम देखेंगे कि लॉजिकल थिंकिंग डेवलप तो होती है, लेकिन ये कॉन्क्रीट और रियल लाइफ सिचुएशन तक लिमिटेड हो जाती है। मतलब बहुत ही ज़्यादा हाइपोथेटिकल वे में बच्चे नहीं जा पाते। इतना हाइपोथेटिकली वो कुछ अज्यूम करें, उनकी इमेजिनेशन तो होगी, स्टोरीज तो वो बिल्ड करेंगे, लेकिन आप ये सोचिए कि उससे वो कंक्लूजन्स भी ड्रॉ कर लेंगे, पॉसिबल नहीं है। चिल्ड्रन अंडरस्टैंड कंजर्वेशन, क्लासिफिकेशन एंड सीरिएशन। सीरिएशन क्या हो गया यहाँ पे? चीज़ों को ऑर्डर में रखना, क्लासीफाई कर पाना, डिफ्रेंशिएट कर पाना। दे कैन परफॉर्म मेंटल ऑपरेशन बट स्ट्रगल विद एब्स्ट्रैक्ट और हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो बच्चे होंगे वो मेंटल ऑपरेशन तो परफॉर्म कर लेंगे, लेकिन हाइपोथेटिकल कॉन्सेप्ट बनाने में उनको प्रॉब्लम आएगी। फिर आती है फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज। इस स्टेज में अब एडोलेसेंट्स हो जाते हैं। मैं बार बार एडोलेसेंट्स को भी बच्चा ही बोल देती हूँ। तो एडोलेसेंट्स जो होते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट थिंकिंग, हाइपोथेटिकल, सिस्टमेटिक वे में सोचना, इस लेवल पर उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है, और होना भी चाहिए। एडोलेसेंट की एज में आके अगर वो अपने आप से चीज़ों को अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, या फिर हाइपोथेटिकली नहीं सोच पा रहे, या फिर कुछ क्रिएटिव नहीं उनके माइंड में आ रहा है, तो मतलब कहीं ना कहीं कॉग्निटिव डेवलपमेंट लैक कर रहा है। दे कैन यूज़ डिडक्टिव रीजनिंग एंड टेस्ट हाइपोथेसिस। अच्छा, जो फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज होती है, अगर उस एज में एडोलेसेंट्स की आप बुक देखेंगे तो बुक्स में पिक्चर्स कम होती हैं, कॉन्सेप्ट्स और लॉजिक ज़्यादा होते हैं, थ्योरीज होती हैं, थ्योरम्स होती हैं, तो ये सब समझना उनको आसान हो जाता है। दिस स्टेज मार्क्स द बिगिनिंग ऑफ साइंटिफिक थिंकिंग, कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड मॉरल रीजनिंग। हायर ऑर्डर थिंकिंग स्किल्स, जिन्हें हम हॉट्स भी कहते हैं, वो यहाँ पर डेवलप होने शुरू हो जाते हैं, और काफ़ी हद तक हो चुके होते हैं। ये जो 12 ईयर्स एंड अबव है, मतलब होते ही जाते हैं। फिर तो जैसे जैसे इंसान दुनिया में
चीज़ों को सीखता है, जितने इतने एक्सपीरियंसेस गेन करता जाता है उतना होता ही जाता है। पियाजे की जो थ्योरी है वो काफ़ी बड़ा रिवोल्यूशन है चाइल्ड डेवलपमेंट के जो भी कॉन्सेप्ट्स हैं उन्हें समझने में। उसका रीज़न ये है कि ये फेज़ लर्निंग का फेज़ होता है और चाइल्ड तो है ही, वो लास्ट वाली जो है हमारी फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज से पहले तक तो वो बच्चा ही होता है ना, 12 ईयर्स तक। तो उसकी वो जो एक फ़ेज़ है उसमें चाइल्ड डेवलपमेंट के जितने भी कॉन्सेप्ट्स हैं, चाहे वो लर्निंग की डिसेबिलिटी हो, चाहे उसकी किसी भी और तरीके का डेवलपमेंट हो, सब में ये अपना रोल प्ले करता है। और इनका जो एम्फेसिस था डेवलपमेंटल रेडीनेस पे एंड द नीड फॉर अप्रोप्रिएट एक्सपीरियंसेस एट ईच स्टेज हैज़ लेड अ प्रोफाउंड इम्पैक्ट ऑन एजुकेशन। एजुकेशन की फील्ड में इनके कॉन्सेप्ट्स को सबसे ज़्यादा यूज़ किया गया। अगेन मैंने बताया कि हमारा बच्चा कैसे इंप्रूव कर रहा है ये अंडरस्टैंड करने के लिए। While some aspects of the theory have been critiqued for understanding children's abilities or ignoring cultural influence, Piaget's work remain foundational. Of course, इनका जो वर्क है वो तो बहुत ज़्यादा काबिल तारीफ़ है। हाँ, कुछ चीज़ें हमेशा क्रिटिक्स की तरह चलती हैं, वो हर एक थ्योरी में चलती हैं, तो इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। बट कुल मिलाकर एग्जामिनेशन में जब ये क्वेश्चन आएगा तो आपको पियाजे की थ्योरी को इंट्रोड्यूस करते हुए उनके 4 जो स्टेजेस हैं उनको बताते हुए, उनके हाइलाइट्स देते हुए फ्लो चार्ट में, और एक एक करके उसको डिफाइन कर देना है। इतना सिंपल सा काम है और ये बहुत ही आसान पोर्शन है। ये आप ऐसे समझ लीजिए, जो टॉपिक हमने अभी पढ़ा ना, ये 4 टुकड़ों में 4 जगह आपको मिलेगा, जिसके 2 टुकड़े आप पढ़ चुके हैं प्रीवियस वीडियोज़ में। अब 2 को आप और नेक्स्ट में पढ़ेंगे तो वहाँ मैं बहुत फास्ट लेके चलूँगी। ये जो टॉपिक आपको अभी स्क्रीन पे दिख रहा है, ये एग्जामिनेशन में इस थ्योरी के साथ लगा कर भी आया है। मतलब एग्जाम जो आपका पेपर सेट करने वाले हैं उन्हें सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ, उन्होंने इसके साथ इसको भी जोड़ दिया। फिर मैंने ये भी ऑब्जर्व किया प्रीवियस पेपर्स में कि ये जो टॉपिक है अलग से भी पूछा गया है 6 मार्कर में, तो मतलब ये टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, यानी कभी भी ये पूछा गया है टू फ्रीक्वेंट। जो डिसेंट्रेशन और कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट है उस पर हाईलाइट करते हुए इन्होंने क्वेश्चन बना दिया है। तो अगर ऐसा क्वेश्चन बन सकता है तो इसका मतलब क्वेश्चन कुछ और भी बन सकता है, जैसे ऑब्जेक्ट परमानेंस भी रिप्लेस कर सकते हैं अगर ये चाहें तो। अब चाहे तो क्या नहीं कर सकते, फिलहाल हमें ये 2 टॉपिक अभी कवर करने हैं। इन दोनों को हम समझेंगे कि डिसेंट्रेशन और कंजर्वेशन क्या होता है, जीन पियाजे ने इसे कैसे इस्तेमाल किया है। उन्होंने डिसेंट्रेशन और कंजर्वेशन का कॉन्सेप्ट यूज़ किया और उन्होंने ये कहा कि कॉग्निटिव डेवलपमेंट में ये दोनों माइलस्टोन का काम करते हैं प्री ऑपरेशनल से कॉन्क्रीट ऑपरेशनल तक जाने में, खास तौर से। यानी प्री ऑपरेशनल कौन सा फेज़ था आपको याद होगा, 2 से 7 वाला, और कॉन्क्रीट कौन सा था, 7 से 12 वाला। तो मतलब हम 2 से 12 के बीच जो बच्चे हैं उनके अंदर डिसेंट्रेशन और कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। राइट, सिंपल कर दिया मैंने आपके लिए। डिसेंट्रेशन क्या है? ये है एक बच्चे की एबिलिटी टू शिफ्ट फोकस फ्रॉम वन एस्पेक्ट ऑफ अ सिचुएशन टू कंसिडर मल्टीपल डायमेंशन एट वंस। अभी हमने बात की थी, देखिए मैं आपको एक बार दिखा देती हूँ कहाँ से मैं कनेक्ट करने वाली हूँ, क्योंकि वहाँ मैंने आपको बोला था, मैं समझा चुकी हूँ आपको, है ना। कंजर्वेशन पे मैंने प्रीवियस में एक्सप्लेन कर दिया था, तो यहाँ पर मैं बाकी टॉपिक्स तो फोकस कर रही थी। तो जो डिसेंट्रेशन और कंजर्वेशन है अब वो यहाँ पर आएंगे। Decentration refers to a child's ability to shift focus from one aspect of a situation to consider multiple dimension at once. प्री ऑपरेशनल स्टेज यानी 2 से 7 वाली जब होती है तो बच्चे जो होते हैं वो टिपिकली ईगोसेंट्रिक होते हैं। ईगोसेंट्रिज्म की वजह से बच्चे एक ही चीज़ पर, एक ही सिचुएशन पे स्टक भी रहते हैं, वो सेंट्रेशन कहलाता है। और जब उन्हें लगता है कि वो सभी चीज़ें हमारे आस मतलब मुझी से एसोसिएटेड हैं तो वो ईगोसेंट्रिज्म बन जाता है। फॉर एग्जाम्पल, if a child sees 2 rows of coins and one row is more spread out, they may say that that row has more coins even if both have the same number. They are centering only on length and ignoring quantity. इसको हम बोलते हैं सेंट्रेशन, डिसेंट्रेशन, यानी सेंट्रेशन का कॉन्सेप्ट उनके अंदर अच्छे से डेवलप ही नहीं हुआ है। अगर एक कॉइन्स पाइल करके रखें और एक बिखरे हुए रखें हैं तो उन्हें लगेगा जो चीज़ ऊंची है वो ज़्यादा है, ये बिखरी हुई है तो ये कम है। इस तरीके के कॉन्सेप्ट्स को जब वो रिफ्लेक्ट करते हैं तो वो डिसेंट्रेशन के अंदर आता है, मतलब सेंटर से चीज़ों की डेविएट होने को वो अंडरस्टैंड नहीं कर पाते। जब 7 से 11 की एज आती है, चिल्ड्रन बिगिन टू डिसेंटर दैट दे कैन कंसीडर सेवरल एस्पेक्ट साइमल्टेनियसली, और वो समझ पाते हैं कि हम एक साथ कई चीज़ों को भी अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मल्टीपल एस्पेक्ट्स हो सकते हैं, एक चीज़ के मल्टीपल यूज़ हो सकते हैं। इस तरीके के सभी जो कॉन्सेप्ट्स होते हैं वो डिसेंट्रेशन में आते हैं, जो 7 से 11 में तो देखने को मिलता है बट इस एज पे नहीं होता। ये हमें डिफरेंशिएट करके दोनों में बताना है। फिर है कंजर्वेशन टास्क। कंजर्वेशन रेफर्स टू द अंडरस्टैंडिंग दैट क्वांटिटी रिमेन्स द सेम डिस्पाइट चेंजेस इन शेप और अपीयरेंस। इस पर तो केमिस्ट्री में भी कई बार बच्चों को समझाने की कोशिश की जाती है कि अगर कोई 1 लीटर का वाटर है
1 लीटर उसकी वैल्यू है, और वो हमने एक किसी बॉटल में भर के रखा हुआ है, और उसको हम किसी उसमें बर्तन में बड़े से उसमें रख दें, तो वॉल्यूम सेम रहता है। ये हम मैथ्स में और केमिस्ट्री में समझाने की कोशिश करते हैं बच्चों को। ये वहाँ पर तो एजुकेशनल पॉइंट ऑफ व्यू से तो वो समझते ही हैं, लेकिन यहाँ पर आकर उनको ये जो फर्स्ट फेज़ है 2 से 7 और 7 से 12, 2 स्टेज में डिवाइड हम करके चलेंगे, तो 2 से 6 और 7 का जो स्टेज है वहाँ पे उनको लगेगा जो चीज़ ज़्यादा दिख रही है वो ज़्यादा है ना, और उनको ये नहीं समझ में आएगा कि जो क्वांटिटी है वो सेम होने की वजह से चाहे किसी भी हम उसकी शेप भी बदल जाए तो भी वो चीज़ सेम रहेगी। ये डिफरेंस बिगिनिंग वाले फेज़ में प्री ऑपरेशनल में उनको अंडरस्टैंडिंग नहीं होगी, लेकिन लेटर में हो जाएगी, उनकी एजुकेशन की वजह से भी हो जाएगी, उनके कहीं ना कहीं सिलेबस में भी ये चीज़ें होती हैं। तो उन्होंने इसको काफ़ी अच्छे से एक्सप्लेन भी किया, यानी कंजर्वेशन ऑफ लिक्विड, कंजर्वेशन ऑफ नंबर, कंजर्वेशन ऑफ मास एंड वॉल्यूम, वही है जो मैंने एग्जाम्पल आपको दिया। pouring the same amount of water into a taller thinner glass and asking if it's the same amount। नंबर में उन्होंने ऑब्जेक्ट्स को एक लाइन में रखा और पूछा कि क्वांटिटी बदल गई है या नहीं। और कंजर्वेशन ऑफ मास एंड वॉल्यूम, चेंजिंग शेप बट नॉट अमाउंट, राइट। मास वॉल्यूम के केस में भी इसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो प्री ऑपरेशनल स्टेज में बच्चे फेल हो गए, है ना, क्योंकि वो उनके अंदर सेंट्रेशन का भी लैकिंग कर रही थी और रिवर्सिबिलिटी का कॉन्सेप्ट भी नहीं था। लेकिन कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज में वो ये चीज़ को बता पाए, क्योंकि वो डिसेंट्रेशन भी उनके अंदर आ गया था, रिवर्सिबिलिटी को भी वो अंडरस्टैंड कर सकते थे, तो यहाँ पे कंजर्वेशन के कॉन्सेप्ट को भी वो समझ पाए। तो ये बच्चों में, यानी 2 साल से लेकर 12 ईयर्स तक के बच्चों में कैसे हमें डिसेंट्रेशन और कंजर्वेशन टास्क जो होते हैं वो लॉजिकल वे में या इंट्यूटिव वे में समझ में आने लगते हैं बच्चों को, ये चीज़ हमें बतानी है विद हेल्प ऑफ एग्जाम्पल्स। इनफ है, और मेरे ख्याल से ईजी भी था समझने के लिए। आ जाते हैं पियाजेस थ्योरी ऑफ मॉरल डेवलपमेंट। बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरी है ये, जिससे मैंने आपसे कहा यही हमारा लास्ट टॉपिक है आज का, और मैंने आपको ये भी बोला कि एग्ज़ाम में मान के चलिए कि ये आनी है, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, तो इसको हम पढ़ेंगे। याद थोड़ा रखना पड़ेगा पॉइंटर्स को आपको, जैसे पिछले वाली थ्योरी में आपको नेम्स याद रखने होंगे 4, उसी तरीके से यहाँ पर भी आपको कुछ याद रखना पड़ेगा। जो जीन पियाजे हैं वो एक स्विस साइकोलॉजिस्ट थे, उन्होंने स्टेज बेस्ड थ्योरी एक्सप्रेस की थी मॉरल डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि कॉग्निटिव पर तो उन्होंने मेंशन कर दिया था 4 स्टेजेस थी, लेकिन मॉरल डेवलपमेंट में उन्होंने कहा कि ये डिफरेंट स्टेजेस में ये चलता है। और उन्होंने ये भी ऑब्ज़र्व किया था कि कैसे बच्चे जो होते हैं गेम्स में अपने पीयर्स के साथ या अपनी फैमिली के साथ अपने बिहेवियर को पोर्ट्रे करते हैं, कितना वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं, कितना कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व कर रहे हैं, कैसे कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, ये सब कुछ उन्होंने ऑब्जर्व किया था। उन्होंने कहा था कि जो मॉरल रीजनिंग है वो एक कॉग्निटिव मैच्योरेशन के रिजल्ट की फॉर्म में नज़र आती है। मतलब बच्चों के अंदर मॉरल वैल्यूज़ भी उस हिसाब से नज़र आएंगे जितना वो कॉग्निटिव लेवल पर उनका डेवलपमेंट अच्छे से होगा, कि जितना वो एक्टिवली इंगेज करेंगे अपने पीयर्स के साथ में। और इसके अलावा अगर उनके अंदर दूसरों के पर्सपेक्टिव को भी अंडरस्टैंड करने की एबिलिटी आएगी, तभी वो मॉरली अपग्रेड हो पाएंगे। तो मॉरलिटी को डिफ़ाइन करने के लिए उन्होंने सबसे पहले तो ऑटोनॉमस मोरालिटी और हेट्रोनॉमस मोरालिटी 2 स्टेजेस में डिवाइड करके एक्सप्लेन किया। उनका ये कहना था कि 2 लेवल में या 2 स्टेजेस में ये मोरालिटी के वैल्यूज़ जो हैं वो नज़र आते हैं बच्चे के अंदर। अब ये पिक्चर आप जो देख रहे हैं छोटा सा एक रिप्रेजेंटेशन ही है, ये हमें बताएगा, ओवरव्यू देगा, लेकिन हमें इसके बाद इन दोनों को ही एक एक करके डिफाइन करना है डिटेल में। यही हमारा इस थ्योरी में इतना ही काम है, 2 ही स्टेजेस हैं, दोनों स्टेजेस के बारे में हमें बताना है। और बिगिनिंग में इंट्रोडक्शन में हम ये मेंशन करेंगे कि क्या वो मानते हैं, कैसे वो कंसीडर करते हैं कि मॉरल डेवलपमेंट होता कैसे है। ये सारे पॉइंटर्स हमने अभी एक्सप्लेन कर ही दिए। एक एक करके शुरुआत करते हैं। हेट्रोनॉमस मोरालिटी क्या है? दिस पर्सपेक्टिव व्यूज मॉरल रूल्स एज फिक्स्ड एंड डिटरमाइंड बाय अथॉरिटी, एम्फेसाइजिंग स्टेबिलिटी एंड ऑर्डर। जबकि ऑटोनॉमस मोरालिटी क्या है? ऑटोनॉमस है, खुद से आती है, ऑटोमेटिक चलती है, ये फ्लेक्सिबल होती है मॉरल रूल्स इसमें, और इंडिविजुअल अगर उस पर एग्री कर रहा है, मतलब अगर हम मान रहे हैं कि ऐसा होना चाहिए, तो फिर वो हमारे लेवल से चीज़ें जो बन जाती है, हमारे अपने प्रिंसिपल्स जो होते हैं वो ऑटोनॉमस में आते हैं। लेकिन जो ऐसे रूल्स हैं वो जिसके बारे में हम सोचते नहीं, हमें पता है तो फॉलो होने ही होने हैं, है ना। जैसे आप ट्रैफिक के रूल्स की बात करिए, आप नहीं सोचते कि नहीं क्योंकि मुझे लगता है कि मुझे जल्दी है तो मुझे निकल जाना चाहिए, तो ये रूल ही नहीं होगा ना आपके हिसाब से। तो कहने का वही मतलब है कि हेट्रोनॉमस मोरालिटी में वो चीज़ें आएंगी जो फिक्स्ड रूल्स हैं पहले से है और आप उन्हें फॉलो भी कर रहे होते हैं, अपने एक्सेप्ट करते हैं, सबसे इंपॉर्टेंट बात, राइट। तो एक एक करके इन दोनों को समझेंगे, बहुत आसान है। हेट्रोनॉमस मोरालिटी में जो मॉरल रियलिज्म इसको नाम दिया गया वो इसीलिए दिया है क्योंकि यहाँ पे बच्चे मानते हैं कि जो रूल्स होते हैं वो फिक्स हैं और अनचेंजेबल हैं, वो बदल नहीं सकते, जो भी रूल्स हैं वही हमें फॉलो करने हैं।
हैंडेड डाउन बाय अथॉरिटी फिगर्स लाइक पेरेंट, टीचर्स और गॉड। वो मोरालिटी को एक एब्सोल्यूटिस्ट टर्म की तरह देखते हैं, मतलब जो रूल्स हैं वो एग्जैक्टली वैसे ही फॉलो होने चाहिए रिगार्डलेस ऑफ द सिचुएशन। उन्हें लगता है कि किसी भी रूल में कोई बदलाव नहीं किया जा सकता, ऐसा ही होता है, ये थॉट उनके अंदर होता है। Punishment is seen as automatic and immediate wrongdoing is expected to bring consequences even without adult intervention। बच्चों को ये लगता है कि पनिशमेंट तो ऑटोमेटिक है, यानी जब हम कुछ गलत करेंगे तो वो तो होगा ही होगा, हमारे साथ ऐसा होगा ही। जैसे आपने छोटे बच्चों को ये कहते हुए सुना होगा कि अगर तुमने ऐसा करा तो मम्मी पापा पिटाई कर देंगे, मतलब उन्हें लगता है वो तो होगी ही ना, वो तो पार्ट ही है उसका। तो ये मोरालिटी उनके अंदर आ जाती है, राइट। चिल्ड्रन एट दिस स्टेज जज एक्शन बेस्ड ऑन कॉन्सिक्वेंसेज रादर देन इंटेंशन। उन्हें इंटेंशन से मतलब नहीं होता, वो क्या देखते हैं कि जैसे फॉर एग्जाम्पल ब्रेकिंग सेवरल कप्स एक्सीडेंटली इज व्यूज एज नॉटियर देन ब्रेकिंग कप वन इंटेंशनली। दिस स्टेज इज मार्क्ड बाई ईगोसेंट्रिज्म, लैक ऑफ पर्सपेक्टिव टॉकिंग एंड ब्लाइंड अडेरेंस टू अथॉरिटी। उन्हें ऐसा लगता है कि अगर ऐसा कुछ भी है तो जो भी अगर गलती हो गई है तो उसकी सज़ा तो मिलनी ही मिलती है, अगर कुछ अच्छा किया है तो अप्रिसिएशन मिलना ही मिलना चाहिए, ऐसा वो मान लेते हैं। जो भी उनकी अथॉरिटी फिगर्स होती हैं, जैसे पेरेंट्स हो गए, स्कूल प्रिंसिपल, स्कूल में टीचर्स या सीनियर्स, उनसे जो भी उनके ऑर्डर्स हैं उनको बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। जो भी इस स्टेज पे अच्छे से डेवलप होते हैं उनके अंदर ओबीडियंस अच्छे से डेवलप हो जाता है ऐसे बच्चों के अंदर। या आप ये भी कह सकते हैं कि जिन बच्चों में आप ओबीडियंस अच्छा देखते हैं वो हेट्रोनॉमस मोरालिटी को फॉलो कर रहे होते हैं। फिर आती है ऑटोनॉमस मोरालिटी। ये 10 ईयर्स की एज और उससे ऊपर होती है, क्योंकि ये आएगी भी बाद में। वहाँ पर आप जो ये वाली हेट्रोनॉमस है ना, वो 5 एंड अबव इसीलिए थी क्योंकि 5 इसी एज पे बच्चे आके सोचते हैं, उनका इतना डेवलपमेंट नहीं होता है मेंटली कि वो कुछ और भी कॉन्टेक्स्ट उसमें लगा सके। उन्हें तो लगता है जो है बस ये वही होना चाहिए, राइट। अब यहाँ पे ऑटोनॉमस मोरालिटी में क्या होता है, with age and increasing interaction with peers, children begin to realize that rules are created by people and can be changed through mutual consent। उन्हें समझ में आता है कि ऐसा नहीं है कि कोई रूल बदल नहीं सकता, एक्सेप्ट फॉर जैसे अभी हमने ट्रैफिक वाली बात करी, तो यहाँ पे उनको समझ में आएगा कि ये रूल तो बनाया हुआ है, तो यहाँ पर वो हेट्रो वाला भी रोल प्ले करेंगे। उन्हें पता है कि ऐसा नहीं, ऐसा करने पर ये होता है तो वो होगा, मगर अब उसकी लॉजिकल समझ उनके अंदर आ जाएगी, जबकि वहाँ पर लॉजिकल समझ नहीं थी। अभी भी कई रूल्स ऐसे हैं, अगर 7:30 का स्कूल है और बच्चे को पता है कि मैं 7:30 से लेट हूँगा तो मुझे लेट वाली लाइन में ही लगना है, ये समझ यहाँ भी होगी और वहाँ भी होगी, मगर यहाँ पे लॉजिकल वे में होगी और वहाँ पे जस्ट एक कि हमें तो ओबीडियंस ही करना है, वो वाले सेंस में होगी। तो ऑटोनॉमस मोरालिटी में ये समझ में आ जाता है कि कहाँ पे रूल्स में फ्लेक्सिबिलिटी पॉसिबल है और कहाँ नहीं है, ये लॉजिकली भी समझ में आ जाता है। दे नाउ अंडरस्टैंड दैट रूल्स आर नॉट सेक्रेट बट कोऑपरेटिवली अग्रीड अपॉन, और उनको मॉडिफाई भी किया जा सकता है। अब बच्चे इंटेंशन और मोटिवेशन पे भी फोकस करने लगते हैं। उन्हें लगता है कि अ चाइल्ड हु ब्रेक्स अ कप वाइल हेल्पिंग इज सीन एज लेस ब्लेम वर्दी देन वन हु ब्रेक्स अ कप डेलिबरेटली। अगर कोई किसी की मदद कर रहा था और उससे कुछ गलत हो जाए तो वो उस इंटेंशन को भी जोड़ेंगे, देखो उसकी इंटेंशन तो अच्छी थी, ये थॉट यहाँ पे आने लगता है। और रेसिप्रोसिटी का कॉन्सेप्ट भी उनके माइंड में आ जाता है, मतलब अगर हम किसी के साथ अच्छा कर रहे हैं तो वो हमारे साथ भी तो अच्छा करेगा, ऐसे थॉट्स भी बच्चों में देखने को मिलते हैं। पीयर इंटरेक्शन, नेगोशिएशन, कोऑपरेशन एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन क्रूशियल होते हैं इस स्टेज में। और मोरालिटी डेवलप्स बेस्ट इन अ डेमोक्रेटिक एनवायरनमेंट, ऐसा पियाजे कहते हैं, जहाँ पे बच्चे रीजनिंग करना सीखते हैं और एक दूसरे के व्यूज़ को चैलेंज करना सीखते हैं। मॉरल डेवलपमेंट की थ्योरी में पियाजे ये भी जोड़ते हैं कि चिल्ड्रंस थिंकिंग इवॉल्व्स फ्रॉम रिजिड ओबीडियंस टू रीजन्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस। रिजिड ओबीडियंस कौन सा था, हेट्रोनॉमस में से, और रीजन्ड अंडरस्टैंडिंग ऑफ जस्टिस एंड फेयरनेस कहाँ से आई, जब वो ऑटोनॉमस हो गया। तो इस तरीके से हेट्रोनॉमस से ऑटोनॉमस की तरफ हम बढ़ते हैं। और उनका कॉग्निटिव डेवलपमेंट पे एम्फेसिस था ही, उनका ही मानना था कि सोशल इंटरेक्शन रिमेन्स फाउंडेशनल इन डेवलपमेंटल साइकोलॉजी। और आगे चल के कोलबर्ग ने भी उनके पियाजे के वर्क को एक्सपेंड किया, जो कि नेक्स्ट थ्योरी होगी और जो नेक्स्ट वीडियो में कवर होगी। तो आज के पार्ट में हमने काफ़ी सॉर्टेड सा रखा है वीडियो, सिर्फ पियाजे के वर्क पे ही वर्क किया है, मतलब वर्क पे हमने बात की है और अंडरस्टैंड किया है। ये वीडियो जो है, ये वाला और नेक्स्ट वाला मैंने आपको बताया काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो अच्छे से रिपीटेड मोड में आप देखिएगा, कई बार देखेंगे तो और अच्छे से कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हैं। कैसा लगा आज का वीडियो ज़रूर बताइएगा। मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय बाय।